अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 508 का लेसन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है प्री सपोजिशन। अब प्री सपोजिशन होती क्या है, आप अगर दो वर्ड ये इनको अलहदा से करें, प्री और सपोजिशन मतलब पहले से किसी चीज़ के बारे में जो आपकी एजम्पशन होती है, जो आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज कह सकते हैं, या थोड़ा सा आपकी जिस मौजू में आपकी बात हो रही है उसके बारे में आपको जो पहले थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन होती है या आप कुछ सपोज़ करते हैं, उसको प्री सपोजिशन कहा जाता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इन एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ कोर्स, टू प्री सपोज समथिंग मीन्स टू अज्यूम इट, and the narrow technical use in semantics is related to this. Presupposition refers to the assumptions implicitly made by the speakers and the listeners that are necessary for the correct interpretation of the utterances. ये लीच ने कहा था कि presupposition एक्चुअली होती क्या है, ये assumptions हैं जो क्या होता है, जो स्पीकर और लिसनर जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, बोल रहा है उसके जहन में एक सपोजिशन, एक सपोज्ड एक मतलब अजम्पशन होगी कि हाँ इसको ये पता ही है, ठीक है। जो लिसनर है वो स्पीकर के बारे में, कुछ स्पीकर जो बोल रहा है उसके बारे में उसके जहन में कोई अजम्पशंस होंगी, तो वो जो अजम्पशंस हैं उनको उसने कहा है कि दैट आर नेसेसरी फॉर द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द अटरेंसेस। जो बोला जा रहा है उसकी सही इंटरप्रिटेशन के लिए जो नेसेसरी हैं, उनको वो जो अजम्पशंस हैं उसको प्री सपोजिशन कहा जाता है। इट अलाउज़ द फ्रीडम नॉट टू स्टेट एवरीथिंग इन आवर कम्युनिकेशन। अब कहता है कि ये मतलब इससे होता है क्या, प्री सपोजिशन से होता है कि हमें हर चीज़ बोल कर नहीं बतानी पड़ती, कुछ चीज़ें हमें छोटी छोटी जो मतलब बातें हैं वो हमें एक लंबा सारा सेंटेंस नहीं बोलना पड़ता है, एक छोटे से जुमले से आप बहुत सारा मीनिंग कन्वे कर देते हैं, ठीक है। Speakers assume certain information which is already known by the listeners and that information is called presupposition. अब जो स्पीकर है जब वो बात करेगा तो वो कुछ सपोज करेगा कि हाँ ठीक है, ये तो उसको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, ठीक है। मतलब वो अपनी मुख्तसर सी बात करेगा, बाकी कुछ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको पता होगा कि लिसनर इस बारे में जानता है, तो इस चीज़ को, वो जो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी लिसनर के पास है उसको प्रीसपोजिशन कहा जाता है, जिसको सपोज कौन कर रहा है, जो स्पीकर सपोज कर रहा है। प्रीसपोजिशन इज ट्रीटेड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशंस, ठीक है। अब वो कहता है कि जो दो प्रोपोजिशंस होती हैं, जो दो जुमले कह लें आप, ठीक है, तो उनके दरमियान एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब आगे है टू अप्रोचेस टू प्री सपोजिशन। अब प्री सपोजिशन के लिए दो अप्रोचेस हैं। इन फर्स्ट अप्रोच सेंटेंसेस आर व्यूड एज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, वी डू नॉट वरी टू मच about the process of producing them or the individuality of the speaker or writer and their utterances. Meaning is seen as an attribute of sentence rather than something constructed by the participants. अब एक चीज़ ये होती है कि हमारे पास जो sentences होते हैं ना, वो इस हिसाब से होते हैं कि हमें ये नहीं देखना पड़ता कि जनाब जो है पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो एक दूसरे को किस तरह से कह रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको आपस में रिलेशन क्या है, ये वो बला बला, ये चीज़ें हम नहीं देखते। हमारे लिए जो सेंटेंसेस हैं दे आर व्यूड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, वो हमारे लिए मतलब एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। हमें सेंटेंसेस से ही सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता है कि जो इंडिविजुअलिटी ऑफ स्पीकर्स और राइटर एंड देयर ऑडियंस, मतलब जो राइटर या ऑडियंस जो भी कोई बात कर रहा है हमें उसकी वैसे समझ आ जाती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हम उनके वो एक लंबी सारी डिटेल में जाएँ। सेकेंड अप्रोच व्यूज सेंटेंसेज एज द अटरेंसेज ऑफ इंडिविजुअल इंगेज इन अ कम्युनिकेशन एक्ट। अब पहले में हमारे पास पूरे सेंटेंसेज हैं, एक पूरा सेंटेंस किया, उसमें पूरी एक बात अपने एक मीनिंग को कन्वे कर दिया। दूसरे में हमारे पास आ जाती हैं अटरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स। अब दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी अटरेंसेस हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में इंगेज हैं, छोटी छोटी बात करते हैं, ठीक है। मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलते, एक अटरेंस बोलते हैं, उसी से उनका मीनिंग आगे कन्वे हो जाता है, आगे वाला बंदा समझ आता है, ठीक है। तो जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, सेकंड अप्रोच जो है इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें अटरेंसेस होती हैं, ठीक है। अटरेंसेस होती हैं और मतलब एक स्पीकर दूसरे से बात कर रहा है, दोनों स्पीकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बोल रहे। फर्स्ट केस में, फर्स्ट अप्रोच में हमने कंप्लीट सेंटेंसेस को देखना है, सेंटेंस के अंदर कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो जाता है, इसलिए हमें फर्दर जो है वो मतलब हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। लेकिन जो सेकंड अप्रोच है इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातें मतलब अटरेंसेस के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से फिर क्या हम करते हैं
हैं कि उनकी वो जो है मीनिंग्स हैं उसको हम समझ जाते हैं। द एम इज़ टू डेवलप द स्ट्रेटजीज दैट स्पीकर्स एंड हियरर्स यूज टू कम्युनिकेट विद वन एंड अदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब सेकंड अप्रोच में क्या हमारा मकसद क्या होता है कि द एम इज़ टू डेवलप द स्ट्रेटजीज दैट स्पीकर्स एंड हियरर्स यूज टू कम्युनिकेट विद वन एंड अदर। मतलब वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो वो छोटे छोटे जुमले बोलते हैं और एक दूसरे के साथ कंप्लीट मैसेज भी कन्वे कर देते हैं। दस वी माइट लुक एट द कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्पीकर्स व्यू पॉइंट। हम कहते हैं कि जब हम इसको लोग देखते हैं तो हम स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रीसपोजिशन इज़ वन ऑफ अ नंबर ऑफ इन्फ्रेंसेस दैट द लिसनर्स माइट मेक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर हैज़ जस्ट सेड। ठीक है, प्रीसपोजिशन कहता है कि वो क्या होता है कि इज़ वन ऑफ अ नंबर ऑफ इन्फ्रेंसेस, मतलब जो स्पीकर ने कहा है उसकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी ट्रांसलेशन, बहुत ज़्यादा उसके मीनिंग्स निकल सकते हैं, बट प्रीसपोजिशन एक उसमें से एक ऐसी इन्फ्रेंस, एक ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो लिसनर एज्यूम कर लेता है जो स्पीकर ने कहा होता है। द फर्स्ट अप्रोच इज एसेंशली सिमेंटिक्स एंड द सेकंड प्रैग्मेटिक्स। अब जो फर्स्ट अप्रोच है जिसमें हम पूरे सेंटेंस के मीनिंग्स को देखते हैं वो एक सिमेंटिक अप्रोच है, मतलब हम लेक्सिकली सिमेंटिकली रिलेशन वर्ड का वर्ड के साथ रिलेशन और वहीं से मीनिंग निकाल लेते हैं। लेकिन जो सेकंड अप्रोच है इसको प्रैग्मेटिक्स अप्रोच कहा जाता है। प्रैग्मेटिक क्या है? स्टडी ऑफ द इनविजिबल मीनिंग, क्योंकि इसमें हमने इनविजिबल मीनिंग्स को देखना होता है। अब प्रीसपोजिशन फेलियर कब होती है? प्रीसपोजिशन फेलियर इज one phenomena that cause problem for a truth relation approach. It has been observed that using a name or a defined description of a reference's presupposition presupposes the existence of a named or described entity. Thus a sentence supposed to be supposes the B sentence in the following examples. अब वो बता रहा है कि जो प्रीसपोजिशन है वो फेल्ड बी होती है। फेल्ड प्रीसपोजिशन कब होती है? जिस वक्त क्या होता है कि जो ट्रुथ रिलेशन आपस में दो सेंटेंसेस का नहीं बनता। अब वो एक बात करते हैं कि एग्जांपल देता है कि रोनाल्ड इज़ अ वेजिटेरियन। ठीक है, अब अगर हमने ये कहना है कि जनाब रोनाल्ड इज़ अ वेजिटेरियन, तो सबसे पहले तो हमें एक प्री सपोज हमें एक बात पता है कि ठीक है जी, रोनाल्ड जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में एक प्री सपोजिशन है। दूसरा उसने कहा द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बार्ड। अब जो किंग ऑफ फ्रांस है उसके सर पे बाल नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्री सपोज क्या है कि फ्रांस का एक किंग है। ठीक है, अच्छा अब ये तक यहाँ तक तो सही था। अब गलती जो फेलियर है वो कहाँ पे? द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन देयर एग्जिस्ट नो रेफरेंट फॉर द नॉमिनल इफ़ द बी सेंटेंस अबव आर फॉल्स व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द सेंटेंस ई। फॉर एग्जांपल वो कहता है अगर दुनिया में कोई रोनाल्ड है ही नहीं, ठीक है, या फ्रांस का कोई किंग होता ही नहीं है, तो पहले वाला सेंटेंस तो फिर गलत हो गया ना, मतलब उसके बारे में हम कैसे प्री सपोज कर लें। ठीक है, तो वहाँ पे प्री सपोजिशन फेलियर हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज स्टेटस ऑफ सेंटेंस? आर दे फॉल्स और दे आर इन अ ग्रे एरिया, नीदर ट्रू और नॉट फॉल्स, इन ग्रे एरिया ऑल्सो वी नीड टू ऐड अ लाइन टू अवर ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बनता है कि मतलब हमारे पास दो सेंटेंस हैं, तो कब एक सही होगा, पहला सही होगा तो दूसरा सही होगा, दूसरा सही होगा तो पहला सही होगा, मतलब इनके बारे में एक टेबल बनता है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा जी, अब ट्रूथ टेबल को देखते हैं। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस पी है और एक क्यू है। अगर हमारे पास पी सेंटेंस ट्रू आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्यू है वो भी उसके उसके भी मीनिंग सही है। ठीक है, लेकिन अगर पी हमारे पास फॉल्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि रोनाल्ड इज़ अ वेजिटेरियन, अब यहाँ में कहते हैं रोनाल्ड इज़ नॉट अ वेजिटेरियन, मतलब अगर हमने कह दिया कि रोनाल्ड इज़ वेजिटेरियन, लेकिन ये गलत है, मतलब वो रोनाल्ड जो है वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारा सेकंड सेंटेंस है प्री सपोजिशन वो तो फिर भी वहीं पर स्टे करेगी कि रोनाल्ड एग्जिस्ट। रोनाल्ड तो दुनिया में है ना, वो वेजिटेरियन है या नहीं है, लेकिन वो दुनिया में तो है ना। लेकिन अगर पहले वाला जो जो दूसरा सेंटेंस है वो कहते हैं कि रोनाल्ड अगर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला है वो ट्रू भी हो या फॉल्स भी हो तो हमें उससे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रूथ टेबल पर। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे वाला फॉल्स हो जाए, ठीक है, रोनाल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर जो पहले वाली कहानी है कि रोनाल्ड इज़ वेजिटेरियन और रोनाल्ड वेजिटेरियन है या नहीं है, तो फिर इसका क्या स्टेटस होगा। ठीक है जी, तो ये ट्रूथ टेबल की चार स्टेटमेंट है कि अगर पहले वाला सही है तो दूसरे वाले के भी सही होता है, पहले वाला गलत है तो दूसरे वाला भी फिर भी सही होता है, लेकिन अगर दूसरे वाला गलत हो गया तो पहले वाले का स्टेटस डाउटेड हो जाता है। फिर इट शोज़ दैट इफ़ क्यू इज़ फॉल्स द स्टेटस ऑफ पी इज़ ड्यूबियस। ठीक है जी, मतलब कुछ डाउटेड सा हो गया, पॉसिबली नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, मतलब ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। दिस प्रॉब्लम फॉर ट्रूथ बेस्ड थ्योरी इज़ नोन एज ट्रूथ वैल्यू गैप। ठीक है जी,
तो ये हो गया। आ गया जी प्री सपोजिशन ट्रिगर्स है। प्री सपोजिशन ट्रिगर्स आर द टाइप्स ऑफ प्री सपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय द पर्टिकुलर वर्ड्स आर कंस्ट्रक्शंस। सम ऑफ these triggers derived from syntactic structures. Many presuppositions are produced by the presence of certain words. Lexical triggers verbs mostly. For example, there is a class of verbs like regret, realize, called, effective verbs because they presuppose the truth of their कॉम्प्लीमेंट क्लास। अब वो कह रहा है कि कुछ मतलब कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी वजह से हमें प्री सपोज जो प्री सपोजिशन होती हैं उनको ट्रिगर करने के लिए, मतलब उनको इनिशिएट करने के लिए जो हमें हेल्प आउट करते हैं। तो उसमें फिर उसने बताया कि एक वर्ड क्लास है जिसको इफेक्टिव वर्ब्स कहा जाता है, जो फैक्ट मतलब बताते हैं, थोड़ा सा अफेक्ट बता देते हैं या इमोशंस से रिलेटेड होते हैं कि मतलब उसे रिग्रेट किया, उसे रियलाइज़ हो गया, तो वो क्या करते हैं, दे प्री सपोज द ट्रूथ ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। तो उसकी वजह से मतलब ये जो वर्ब्स हैं फिर इनकी वजह से क्या होता है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट क्लास के जो ट्रूथ है उसको सपोर्ट करते हैं। आगे प्री सपोजिशन एंड कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वन है। कॉन्टेक्स्ट तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में, ठीक है। प्री सपोजिशन एंड कॉन्टेक्स्ट में कहता है जी, वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर सिंपल ट्रूथ बेस्ड अकाउंट इज दैट द प्री सपोजिशनल बिहेवियर सीम सेंसिटिव टू द कॉन्टेक्स्ट। अब वो कहता है कि प्री सपोजिशनल बिहेवियर जो है ना, ये कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। Levinson give an example the type of presupposition usually triggered by the time adverbial clause. For example, 1A presupposing 1B। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कह रहा है कि शी क्राइड बिफोर शी फिनिश्ड हर थीसिस, ठीक है। आ गया शी फिनिश्ड हर थीसिस। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब पहले ने जो बात है, जो हमारा जो सेंटेंस ए है उसने क्या किया, प्रीसपोजिंग, ठीक है, द बी, ठीक है। पहला हुआ कि शी क्राइड बिफोर शी फिनिश्ड हर थीसिस। अब पहले सेंटेंस का सबसे जो प्री सपोजिशन है, जो हमारे पास असम्पशन है कि भाई उसने काम मुकम्मल कर लिया, उसने अपना थीसिस मुकम्मल कर लिया। हाउएवर इफ़ वी चेंज द वर्ब इन एग्जाम्पल 2A, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नीचे वाले में अगर हम एग्जाम्पल वर्ब को चेंज कर दें ना, प्री सपोजिशन इज़ नो लॉन्गर प्रोड्यूस, तो फिर हमारे पास तो प्री सपोजिशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर उसने अब क्राइड की जगह पर उसने डाइड कर दिया, शी डाइड बिफोर शी फिनिश हर थीसिस, अब नीचे जो हमारे पास प्री सपोजिशन फिर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इट मीन्स, ठीक है, क्या वो मर गई है तो हमें थीसिस के बारे में क्या, हमें वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, शी फिनिश हर थीसिस ऊपर तो हमने कह दिया, लेकिन नीचे हमारा प्री सपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम प्री सपोजिशन इज़ नो लॉन्गर प्रोड्यूस, फिर हमारे पास प्री सपोजिशन नहीं आएगा। वाई इज़ दिस? इट इज़ आर्ग्यूड दैट इन एग्जाम्पल 2 द प्री सपोजिशन इज कैंसल्ड बाय अवर जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे प्री सपोजिशन हमारे दुनिया के बारे में जो हमारा जनरल नॉलेज है उसकी वजह से होता है कि भाई जब बंदा एक मर ही गया है तो वो कैसे अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। वी नो दैट डेड पीपल डू नॉट नॉर्मली कंप्लीट अनफिनिश्ड थीसिस, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज डिफिजिबिलिटी, ठीक है जी। इसको डिफिजिबिलिटी दैट इज कैंसलिंग ऑफ प्री सपोजिशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट कीजिएगा। दिस एग्जाम्पल शोज दैट प्री सपोजिशन बिहेवियर इज रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट। अब ये चीज़ें बताती हैं, ये एग्जाम्पल्स बताती हैं कि जो प्री सपोजिशन है इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट। अब प्री सपोजिशन बिहेवियर इज रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम कॉन्टेक्स्ट की तो इधर उधर की जो हमारी कॉन्टेक्स्ट से मुराद होते हैं जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड या उस सिचुएशन के बारे में नॉलेज, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।